ठीक है, चालू करें आज का क्लास। चलो, so I will be teaching you Indian economy. ठीक है, so let's start with the basics of economy. कि इकोनॉमी है क्या, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। बिफोर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली व्हाट विल बी द सिस्टम, इकोनॉमी होता है क्या है, सिस्टम को हम कैसे पढ़ेंगे। बिकॉज व्हेन आई टीच इकोनॉमी एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह हम इकोनॉमी पे वर्क करेंगे। इकोनॉमी एक बहुत ही कुख्यात सब्जेक्ट है। जनरली इट हैपेंस दैट इससे थोड़ा सा डर लगता है। आपको भी थोड़ा सा इकोनॉमी एक सब्जेक्ट होगा जो बहुत ही एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट फील होता होगा, एक इजी टू हैंडल सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा, चाहे कैसा भी हो। उसका रीजन ये है, जो मैं ये मानता हूँ, बिकॉज इन डे टू डे लाइफ इकोनॉमी को हम देखते तो जरूर है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट को बहुत रेयरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बिकॉज समहाउ वी हैव अ गुड IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन काफी होता है, पर हमारा EQ बहुत कमजोर, मतलब हमारा इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत कमजोर होता है। वी कैन सी द प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क कर रहा है। एंड यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स है, ये जनरल एकेडमिक इकोनॉमिक्स से काफी डिफरेंट है। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। यूपीएससी का जो डिमांड है इकोनॉमिक्स का, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एकेडमिक्स डिमांड्स इट। जनरली इकोनॉमिक्स का एक नोशन होता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला समझने पड़ेंगे, कुछ थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पर यूपीएससी वो पूछता ही नहीं। तो लेट्स मूव विद इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ टी। एक चाय को समझते हैं, एंड इस चाय से हम पूरा इकोनॉमिक्स समझ लेंगे। वी स्टार्ट विद अ टी, एंड उससे हम पूरा इकोनॉमिक्स समझ लेंगे कि व्हाट हाउ इकोनॉमिक फंक्शंस, एंड उससे हमारा सिस्टम भी समझेंगे कि हम कैसे इकोनॉमिक्स को सीखेंगे। इफ इन द मॉर्निंग आप किसी चाय की शॉप से एक चाय लेते हैं, या आप कहीं से भी कुछ भी खरीदते हैं, then you have started a cycle in the economy. That one simple act of buying a tea or some kind of any chocolate or anything, it starts a circle in the economy. It is not that simple. और अगर सीधे शब्दों में करूं, तो आपने इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप ये योगदान देना बंद कर देंगे, तो दैट इकोनॉमी विल स्टॉप, वो इकोनॉमी रुक जाएगा। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वी स्टार्ट विद टी ऑल टुगेदर। चाय में वी स्टार्ट विद द टी लीव्स, एंड द टी लीव्स कहां से आता है? असम से आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम असम और दार्जिलिंग, व्हाटएवर, दार्जिलिंग या असम से टी लीव्स आ रहे हैं। देन शुगर वी कंसिडर इट फ्रॉम उत्तर प्रदेश से। लेट्स कंसिडर इट कि शुगर जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, ओके, यूपी से शुगर आ रहा है। देन मिल्क, इफ वी कंसिडर अमूल, देन गुजरात से आ रहा है। एंड बेसिकली इट डजंट कम फ्रॉम गुजरात, इट कम्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, आपके लोकल एरिया से ये टी आता है आपके पास। कप लोकल सोर्स्ड है, वी हैव मेड, पेपर से कप बना हुआ है, पेपर और प्लास्टिक का मिलन होता है कप, तो बेसिकली इट कैन बी फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। पर इस चाय को बनाने में कुछ और भी इनपुट आया है, जो हमें टेंजिबली नहीं दिख रहा है, जो सामने नहीं दिख रहा है, जिसको हम छू नहीं सकते, वो प्रोडक्ट नहीं है, गुड्स नहीं है। उनमें से एक है लेबर, लैंड एंड कैपिटल। लेबर यानी चाय बनाने वाला। अगर आप चाय के टी स्टॉल में जाएंगे, देयर इज समवन हु इज मेकिंग द टी, कोई ना कोई तो चाय को बना रहा है। देन वील कंसिडर लैंड, वो चाय का स्टॉल कहीं तो लगा है, किसी को रेंट देना पड़ रहा है उसका स्टॉल का, दैट इज अनदर थिंग। एंड देन कैपिटल, वो चाय की गंजी, चाय का जो पतीला होता है, देन कि अगर आप देखते हैं सिलेंडर, एवरीथिंग इज कैपिटल। कैपिटल का, इन तीनों का उपयोग करके एंड कुछ प्रोडक्ट्स का उपयोग करके चाय बनती है, एंड आपका पैसा पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता है। एंड क्या मालूम, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या मालूम वही जो यूपी का जो फार्मर है, क्या मालूम वहां पे के शहर में आया होगा और उसी चाय वाले से वो चाय पी रहा है जिसको उसने शक्कर बेची, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो द साइकिल गोज ऑन। कैन यू सी द साइकिल हियर? द साइकिल गोज ऑन, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी फंक्शंस। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर भी होगा, दैट विल बी सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जो हम देखेंगे, ठीक है, वो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद दैट सेम चैप्टर।
बट बिफोर दैट चले इसी चाय को पकड़ के इकोनॉमी के सिलेबस का, यूपीएससी के सिलेबस के सारे एस्पेक्ट को हम एक बार में ही देख लेते हैं कि कैसे एक चाय को हम पूरे एस्पेक्ट सिलेबस को देखा जाता है. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इट. हु मेक्स द टी? कौन चाय बनाता है? चाय कौन बना रहा है इसको समझते हो. जो चाय बनाता है वो प्रोड्यूसर है, किसी ना किसी में दैट इज अ प्रोड्यूसर. वो प्रोड्यूसर को हम फर्म बोल देते हैं. चाय खरीदने वाले को कंज्यूमर. वो कंज्यूमर है, ही इज कंज्यूमिंग टी. एंड देन हमने जो डिस्कस किया, इनपुट एंड लेबर. ये इकोनॉमी का एक एस्पेक्ट है, बल्कि इकोनॉमी का सबसे प्राइमरी यूनिट है ये, कि कोई बेच रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई खरीद रहा है प्रोडक्ट को. ये प्राइमरी यूनिट है इकोनॉमी का. दिस इंडियन इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज मेड आउट ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दिस कनेक्शंस. यही कनेक्शन है भाई. क्या है कनेक्शन? आप दुकान में जाते हो, वो बेचता है और आप खरीदते हो. वो दुकान ने किसी से खरीदा और उसको बेच रहा है. वो कोई कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है, आप उससे खरीद रहे हो. हर चीज वही है पूरे इकोनॉमी में, उसी को आप पैसा देते हो. फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टी गेट्स प्राइस्ड. टी का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, टी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, वैल्यू कैसे डिसाइड होती है. तब हम पढ़ेंगे मनी. मनी पढ़ेंगे हम. पैसा क्या होता है भाई, पैसे को समझेंगे. देन पेमेंट्स. आप यूपीआई से पेमेंट करते हो कि कैश में पेमेंट कर रहे हो कि चेक से दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो आप, वो पेमेंट में आता है. दैट इज अनदर चैप्टर ऑफ यूपीएससी. देन पेमेंट कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है. देन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, इन चीजों को हम पढ़ेंगे. देन एक बहुत बड़ा इनपुट जो इकोनॉमी में है, बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट या यूनिट है इकोनॉमी में, दैट इज गवर्नमेंट, सरकार. सरकार के बिना इकोनॉमी फंक्शन ही नहीं कर सकती. अगर करेगी भी तो वो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी नहीं होगी, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी. उसको भी समझेंगे हम. देन सरकार जब आती है तो टैक्स तो आना ही है, और वही टैक्स सब्सिडी के रूप में आते हैं. इसको हम जब पढ़ेंगे तो फिस्कल पॉलिसी के रूप में पढ़ेंगे. फिस्कल पॉलिसी के रूप में इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम. देन जब फिस्कल पॉलिसी में समझा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इकोनॉमी में होता है एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर को जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर में वी विल अंडरस्टैंड कि टी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सचेंज रेट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे. कि जैसे हम टी को ही अगर एग्जांपल ले, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, और उससे हमें एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का इनपुट हमें मिलता है बिकॉज ऑफ दैट टी. दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर. हमारे चैप्टर में उसको एक्सटर्नल सेक्टर कहेंगे हम. ठीक ठीक. टी का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, अगर आपका इसी एक्सटर्नल सेक्टर में अगर ट्रेड में इफेक्ट होता है टी के, तो पूरे असम की इकोनॉमी, दार्जिलिंग की इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी. वो पूरा स्टेट का इकोनॉमी और एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा. सो किस तरीके से एक ग्लोबल कंस्ट्रेंट, एक ग्लोबल इशू आपका लोकल इशू बन जाता है. ये भी हम एक्सटर्नल सेक्टर में फर्दर पढ़ेंगे कि हाउ डज अ ग्लोबल शॉक, किस तरीके से ग्लोबल शॉक आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी पे शॉक लगा देता है. पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपका गाड़ी चलाना दूभर हो जाता है. ये भी इकोनॉमी का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. देन हमने सब पढ़ लिया है. इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसे रन करता है. वो चाय की शॉप जो है वो बिजनेस है. इट इज अ बिजनेस. एंड हाउ इट इज रन? बिजनेस इज रन बाय लोन्स. दो चीजें बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, इनपुट और रिस्क. आपको लोन की जरूरत होती है और वो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. और रिस्क के लिए आप क्या समझोगे? इंश्योरेंस और पेंशन. इंश्योरेंस को मैंने क्या समझा है? इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ, इंश्योरेंस इज इवेंट रिस्क. इवेंट, कोई भी इवेंट जो होता है उसका जो रिस्क होता है, आपके जीवन में कोई भी इवेंट हो गया जिसने आपके पूरी तरीके से जीवन को झकझोर दिया, उससे आपको इंश्योरेंस बचाता है. बिजनेस में भी इंश्योरेंस की जरूरत होती है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, हाउ बिजनेस इज रन. फाइनली व्हेन वी विल इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम जब हम इंटीग्रेट करेंगे, हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट डे टू डे में इकोनॉमी में कैसे पड़ता है, विच इज द मेन एस्पेक्ट इन इकोनॉमी. We'll try to understand the main aspect, that is who gets the tea. Affordability. पहली तो बात है अफोर्डेबिलिटी. मतलब अगर देश में पॉवर्टी ज्यादा हो,
जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे का जो कनेक्शन है इन्फ्लेशन से। अफोर्डेबिलिटी जो होता है, सरकार का प्राइमरी गोल होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सके टी को, चाय को, या प्राइमरी डे टू डे सहूलियतों को, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी आपके प्राइमरी नीड्स है उसको अफोर्ड कर सके। और ये सारी चीजों का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। ऑल ऑफ दिस, नाउ यू कैन सी इकोनॉमी एज अ सिस्टम। इकोनॉमी सिलेबस नहीं है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। और यही प्राइमरी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक के टीचिंग की। Whenever you study economics, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप उसको साइलोज में या अलग अलग डब्बों में बंद करके पढ़ते हो। इन्फ्लेशन पढ़ लिया, जीडीपी पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, बैंक पढ़ लिया, आप कभी नहीं पढ़ते कि वो कनेक्टेड कैसे। और इसी के वजह से कुछ प्राइमरी प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में आते हैं, जो मुझे डे टू डे अफेयर में थ्रू माय एक्सपीरियंस आई हैव माई सेल्फ ऑल्सो आई हैव फेल्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक्स में निरंतर बच्चों को आते हैं। एंड उन प्रॉब्लम्स पे हम अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स एंड हाउ आवर सिस्टम विल फाइंड द प्रॉब्लम्स टू दोस सोल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने कितने बार सुना है कि इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आती, कि इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आती। हम स्टार्ट भी करते तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती। उसके दो डायमेंशन है। फर्स्ट, आप पहले से डरे होते हैं इकोनॉमिक्स से, यू आर ऑलरेडी अफ्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ऑलरेडी किसी ने बता के रखा है, प्रेजुडिस है आपके मन में कि भाई हमें तो इकोनॉमिक्स नहीं आती, इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर किसी से नहीं बनता। इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमिक्स को एक सिस्टम की तरह। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज नॉट इजी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बट यूपीएससी इकोनॉमिक्स इज नॉट टफ, माइट नॉट बी इजी बट नॉट टफ एज वेल। और इकोनॉमिक्स को इतने लेवल पे समझाना इस सिस्टम का काम है कि आपको बस यूपीएससी क्लियर करने के लिए, या जो भी स्टेट पीसीएस, ये जो भी बेसिक प्राइमरी नोशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उतनी इकोनॉमिक्स समझाना हमारे सिस्टम का काम है। I'm not calling myself as someone, because I am trying to create a system. That system will teach you. मैं सिर्फ एक मीडियम हूं सिस्टम को आपके तक पहुंचाने का। ये सिस्टम एग्जिस्ट पहले से ही करता है, बस समझाना है किसी आउटकम। तो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, ये धीरे धीरे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज अ प्रोसेस, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ दैट प्रोसेस दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे, और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले सॉल्व होगी। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, अरे भाई पढ़ भी लिया, सब कुछ हो गया, नोट्स भी बन गए, बुक भी देख लिया, क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे। पूरा समझते हैं हम इकोनॉमिक्स, पूरी बैंकिंग पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, सर ने भी पढ़ा दिया, नोट्स भी निकल गए, पर क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, सही नहीं हो रहे क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अप्रोच। इट इज बिकॉज लैक ऑफ अप्रोच। आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो अप्रोच है, उसमें फॉल्ट आया है। और दृष्टिकोण की गलती आपकी नहीं थी, किसी और की थी, जिसने आपको वो दृष्टिकोण वो दे ही नहीं पाया जो इकोनॉमिक्स यूपीएससी मांगता है। और इसमें प्राइमरी प्रॉब्लम्स बुक्स भी हैं। जो आपके बुक्स है ना, ये आपके लिए नहीं बने थे कभी भी। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो इकोनॉमिक्स के मार्केट में है, दे आर नॉट मेड फॉर इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स एज इन यूपीएससी, दे आर मेड फॉर ईदर इकोनॉमिस्ट और जनरल पीपल के लिए बनते हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जनरल इकोनॉमिक्स दिखाई जा रही है आपको, पर एस्पिरेंट्स के लिए बुक का फोकस होता नहीं। एंड इट्स इज वेरी डिफिकल्ट टू शो अ सिस्टम थ्रू अ लीनियर अफेयर। आई मीन टू से, इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है, उसको लाइन से समझाना एक प्रॉब्लम है। जो चीज गोल है उसको खोल के समझाना तो हो नहीं सकता, गोल को गोल ही समझाना है। एंड ये इकोनॉमिक्स का प्राइमरी प्रॉब्लम है, इसीलिए दृष्टिकोण नहीं मिल पाती। फैकल्टीज या बुक्स ये कोशिश करते हैं कि हम आपको एक क्रोनोलॉजी दे दें, पर ये हिस्ट्री तो है नहीं, ना ही ये कोई पॉलिटी है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंट प्रियम्बल से लेकर स्टार्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स में बीच में पहुंचता है, और धीरे 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 जाके स्टेट्स और बाकी सारी चीजों में एंड हो जाता है। ये तो है ही नहीं वैसा। इट इज अ सिस्टम, कहीं से भी पकड़ो, धागा पकड़ में आ जाता है। ये इकोनॉमिक्स की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि नोट्स बन जाते हैं पर सॉल्व नहीं होते। थर्ड, अनदर प्रॉब्लम, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ टू इंटीग्रेट इट, व्हाट करंट अफेयर्स टू रीड, क्या फैक्ट याद कर लें, क्या वो याद कर लें। इसका बेसिक प्रॉब्लम है कि आपने पढ़ने के बाद एनालिसिस नहीं किया है सब्जेक्ट का, आपने समझा ही नहीं
कि पीवाईक्यू कैसे आ रहे हैं और पीवाईक्यू को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ये आपने समझा ही नहीं, इसलिए क्योंकि आपका एनालिसिस वीक है। आपने आंसर्स का एनालिसिस, अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस ही नहीं किया। और जब तक आप क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके जो करंट अफेयर्स आप समझेंगे ही नहीं कि कैसे पढ़ने हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे तो करंट अफेयर्स, अरे सवाल समझोगे तभी तो जवाब मिलेंगे, प्रॉब्लम्स को समझो तभी तो सोल्यूशन मिलेंगे। एंड व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम इन यूपीएससी इज द पीवाईक्यू इटसेल्फ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द प्राइमरी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम आपके प्रीवियस लोगों ने सॉल्व की है, आपको भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे देखना है। आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट होंगी पर प्रॉब्लम्स वही होंगी। इट गोज ऑन जनरेशन बाय जनरेशन। थर्ड, टू डिफिकल्ट अ सब्जेक्ट। नाउ दिस इज माय टास्क, इसको सिंपल बनाना मेरा टास्क है। आपका काम अब यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ आ चुके हैं तो आपका काम अब ये नहीं रहा, सिंपल बनाना मेरा काम है। पैलेटेबल मतलब पैल्पेबल मतलब आप खा सको, उसको डाइजेस्ट कर सको, पैलेटेबल की टेस्टी आए आपको वो सब्जेक्ट, ये मेरा काम है। दैट इज व्हाई यू हैव कम इनटू दिस क्लास, दैट इज माय वर्क, सो आई विल डू दैट टास्क, आई विल ट्राई टू एटलीस्ट डू दैट। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम, सब कुछ हो जाता है, प्री के क्वेश्चन सही, सब कुछ सही, सब हो रहा है, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। डे वन से इसमें आंसर राइटिंग नहीं हो पाती। ये पॉलिटी नहीं है, सॉरी, ये ज्योग्राफी नहीं है। इसमें आप एक चैप्टर पढ़ लिए सुनामी, उसमें पढ़ लिया तो आपने सुनामी का आंसर लिख लिया, इसमें नहीं होगा। दैट इज नाउ नॉट हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, बिकॉज इट इज अ सिस्टम। आई एम अगेन सेइंग इट्स अ सर्कल, इट्स अ सिस्टम, तो सब कुछ कनेक्टेड होता है। बैंकिंग से मनी कनेक्टेड है, बैंकिंग वाले चैप्टर से मनी कनेक्टेड है, आपको समझना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस समझना है तो आपको बैंकिंग भी समझ के रखना पड़ेगा। जीडीपी समझना है तो आपको कई एस्पेक्ट को समझ के रखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग, जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि वो इंटरकनेक्शंस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स को आपको मिला के एप्लीकेशन एस्पेक्ट में लेके आना पड़ता है। एंड इसके लिए अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी गिवन दैट अप्रोच कि आप उसको वैसा समझें कि आपके लिए आंसर राइटिंग नेचुरल स्किल बन जाए। जैसे साइकिल चलाना होता है, आप पेडल पे हाथ रखते हो, अगर आपको साइकिल चलाने आती है, यू स्टार्ट द पेडल एंड यू स्टार्ट राइडिंग द साइकिल, दैट इज योर नेचुरल स्किल। ये स्किल देना जो है ये तब आता है अगर आपको किसी ने पैडल चलाना सिखाया ना। आपको साइकिल का पूरा स्ट्रक्चर भी सिखा दूं मैं, हाउ डज साइकिल फंक्शंस, उसकी मैकेनिक्स क्या है, कौन सा उसमें लॉ अप्लाई होता है न्यूटन का, सब कुछ समझा दूं, पर अगर पैर चलाना ना सिखाऊं तो कैसे आप कर पाओगे। यहीं पे प्राइमरी प्रॉब्लम है कि आपको स्ट्रक्चर तो मालूम है इकोनॉमी का, बट अप्रोच, पैडल चलाना नहीं आ रहा है। दैट इज अनदर ऑफ माई टास्क। ठीक। द लास्ट एंड ऑफ कोर्स मेटाफोरिकली नेवर द लीस्ट, कैन आई स्किप इकोनॉमिक्स? क्या मैं इकोनॉमिक्स को पूरा ही छोड़ दूं, दूसरे सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल लूं? आई विल से इट इज इम्पॉसिबल। और ये आपको इसका आंसर जो है ना अभी बस 5-10 मिनट में मिल जाएगा कि इसका आंसर क्यों इकोनॉमिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। लेट्स गो ऑन मोर फॉरवर्ड। अगर किसी के भी और क्वेश्चंस है दे कैन राइट ऑन द FAQs, कोई भी मतलब अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वट एवर आर द क्वेश्चंस वी विल आंसर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट यूपीएससी टेस्ट्स। अब हम ये समझेंगे कि यूपीएससी के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी कैसे फंक्शन करता है बेसिकली। हाउ डज यूपीएससी का दिमाग चलता है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, बिकॉज यहां पे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में यूपीएससी का दिमाग कुछ अलग ही वे में चलता है, उसको समझते हैं। चलिए, अगर मोटा मोटी आप इकोनॉमिक्स को डिवाइड करेंगे ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो आपका काम है, पीवाईक्यू चेक करिए आपको समझ में आ जाएगा। और यही 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन होंगे, इन्हीं 4 एस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीटेड होंगे। जो मैंने वो चाय वाला एग्जांपल देखा, आप पूरा सिलेबस देख लो, वही आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये वाला सिलेबस कैसे चाय में कनेक्ट होता है, विल कनेक्ट इट फॉर यू। और क्वेश्चंस देख लो, सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही है। द फर्स्ट थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पहला प्राइमरी स्किल। देखो मैं सब्जेक्ट को ना स्किल से डिवाइड करता हूं। हर सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है, समझना नहीं है, आपको स्किल गेन करना है। आपकी क्षमता होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को पे ऊपर काम करने की। मेरा काम नहीं है कि मैं रटाऊंगा पढ़ाऊंगा, स्किल गेन करना, हाउ टू गेन द स्किल। तो फर्स्ट स्किल जो हमें गेन करेंगे वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्या आपके पास ये कला है, ये विधा है कि आप किसी विद्या है कि किसी रूप से आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के कौन कौन से हैं। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ के रखना है। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें क्या है, आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना इज द फर्स्ट स्किल दैट यू विल गेन। और अगर आप यूपीएससी के प्री के क्वेश्चंस का एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इट इज प्राइमरली रिवॉल्विंग अराउंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, सर्टेनली सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चन। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि कंसेप्ट को किस तरीके से डे टू डे में अप्लाई किया जाए। जैसे अगर आपका ग्लोबल ऑयल प्राइस है, वो आपके देश में कैसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ा रहा है। आपको महंगाई समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप। बट आपको अब यह भी समझ में आना है कि ये अप्लाई कैसे करें कंसेप्ट को डे टू डे में। अब जैसे ही आप कंसेप्ट से एप्लीकेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, अब आप प्री से मेंस के अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो छोड़िए, प्री भी वैसे ही जाता है नीचे, यू हैव टू गो टुवर्ड्स देम लाइक दैट, ठीक। द सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, द थर्ड इज कॉजल रीजनिंग, मतलब इस चीज के कारण क्या हुआ, उस चीज के कारण क्या हुआ, इसे बोलते हैं कॉजल रीजनिंग। मतलब एक होता है इवेंट, उसका होता है इफेक्ट, उसको आपको समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक्स में यही वर्क करता है, इकोनॉमिक्स भी फिजिक्स के नियम पे वर्क करता है कि कोई इवेंट होता है, उसका इफेक्ट होता है, ठीक। जैसे अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखा जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखा जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, धान खरीदी की जाती है साल दर साल, धान खरीदी का एक प्राइस है, क्यों किया जाता है, जिससे कि फार्मर्स को एक प्राइस पे धान मिल सके, सिंपल। और अगर धान उस प्राइस पे मिलेगा तो वो इंश्योर्ड है, उनको इंश्योर्ड है कि उनको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना चाहते हो, पर इनकम बढ़ती नहीं है, क्यों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। इकोनॉमी आपको इसका आंसर देने में सक्षम करता है, इट इनेबल्स यू टू आंसर दिस प्राइमरी क्वेश्चन कि ये चीजों का इफेक्ट तो ये होना था पर हो नहीं रहा। अब आप मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, कितने क्वेश्चंस है जो इसी पे आते हैं, दे प्राइमरली वो इसी एरियाज में घूमते रहेंगे। द लास्ट इज कंस्ट्रेंट एंड ट्रेड ऑफ का एनालिसिस, मतलब किसी चीज के होने की वजह से कुछ चीज नहीं हो पाती, और इकोनॉमिक्स में ये हमेशा होता है। महंगाई बढ़ा दो तो लोगों के जेब कटते हैं, अगर महंगाई ना बढ़ाओ तो फिर इंडस्ट्रीज जो हैं उनको सही प्राइस नहीं मिलेगा अपने प्रोडक्ट का। अरे भाई, टमाटर आपको चाहिए सस्ते, पर फार्मर के लिए तो नुकसान है, तो टमाटर की कितनी प्राइस रखना कि आपको भी ठीक लगे उनको भी ठीक लगे। दिस इज द प्राइमरी ट्रेड ऑफ। एग्जाम्पल, ग्रोथ, ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ करोगे तो इन्वायरमेंट पे, आपके पर्यावरण पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पर इसकी वजह से क्या आप वापस से क्या बोलते हैं अर्ली मैन के एरा में पहुंच जाओ, सब कुछ छोड़ दो और बैठ जाओ और चले जाओ कुदाली लेके काम करने लगो? नहीं, ग्रोथ के लिए भी काम करना जरूरी। तो दिस इज द प्राइमरी ट्रेड ऑफ, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कोई चीज आपको किसी चीज को करने से रोक रही है, कंस्ट्रेंट कर रही है, और इसी के बीच में आपको रास्ता निकालना है डेवलपमेंट का। और उस रास्ता जो है डेवलपमेंट का, आप जितने भी क्वेश्चंस देखो यूपीएससी के मेंस के, वो इधर ही घूमते रहेंगे, इन दोनों के आसपास ही घूमते रहेंगे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन। नाउ गो एंड सी द मेंस क्वेश्चन, आई इनवाइट यू, गो सी द मेंस क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड, यहीं पे आ रहे हैं क्वेश्चंस और कुछ नहीं। एंड प्राइमरली जो लास्ट पोर्शन हमारा बचता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, एप्लीकेशन को, रीजनिंग को, कंस्ट्रेंट को इंटीग्रेट करके आंसर राइटिंग करनी होती है। और ये बहुत डिफिकल्ट सुनाई दे रहा है, पर है नहीं, ये नेचुरल बनाने की कोशिश रहेगी मेरे सिस्टम में। हम इसे यही कोशिश करेंगे कि आर्क के द्वारा, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग स्टेप्स के द्वारा हम करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टेप्स एज वेल, ओके। बट बिफोर दैट हमें ये तो जानना पड़ेगा कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं, कितने तीर कमान निकालने हैं, कितनी बड़ी लड़ाई है हमारी, वो चेक करते हैं। चलो, तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ कितने मार्क्स प्रीलिम्स में आए हैं, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आते हैं, एंड कितने इकोनॉमी में मार्क्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में। मेंस के पेपर 1 2 3 को मैंने इंटीग्रेट किया है। दिस इज ओनली फॉर एक इंडिकेटिव है,
एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से द एग्जैक्ट नंबर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आजकल काफी मिक्सअप आते हैं क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन में हो सकता है आपके इकोनॉमिक्स भी हो, कहीं पे इन्वायरमेंट भी हो, साइंस टेक भी हो। और अब यूपीएससी जैसे जैसे आप लोग और ईयर बार ईयर पढ़ेंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, होना ही है, इट हैज टू बी, बिकॉज अब यूपीएससी का जो एक अप्रोच है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जा रहा है रादर देन फैक्चुअल रिपोर्ट, और तुम पॉइंट पे पॉइंट लिख दो आंसर राइटिंग में, ऐसा नहीं, वो चाहता है एनालिसिस करो। नहीं तो अगर आपको देखना है तो आप 2019-20 से आप ट्रेंड को देखिएगा, क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहे हैं 25 तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा यूपीएससी कहाँ मूव कर रहा है। फिर भी चलो देखते हैं, अगर प्री का सोचते हैं, अभी चलो मेंस तक घुसते नहीं है, मेंस को हम फिर भी दिखा देंगे, पर मेंस में अराउंड 80 से 90 के आसपास कट ऑफ आता है, बुरी से बुरी स्थिति, अच्छी से अच्छी स्थिति 95 मैक्स, मतलब 80-90 के आसपास, इसी के आसपास घूमता रहता है कट ऑफ। सो इन जस्ट प्रीलिम्स में 2019 में आपके अराउंड 28 मार्क्स के आए थे सिर्फ इकोनॉमिक्स में, इमेजिन दैट, 28 मार्क्स, 80 is something, I will consider it 85, you have to score on an average, आपको 28 सिर्फ इकोनॉमिक्स आ रहे एक सब्जेक्ट से, लीव एवरी अदर सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव, गो इमेजिन, सोचते रहो सारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, उनमें एक सब्जेक्ट आपको इतना स्कोर लाके दे देगा। सेकंड देखो बढ़ भी रहा है, 32-33 के पास पास ये जा रहा है, देन अगेन और 40 तक भी गया है भाई, सब आधा स्कोर करवा सकता है आपको। तो इट एवरेज अगर देखा जाए तो आप समझ लो कि अराउंड 35-33 के आसपास के क्वेश्चंस तो आ ही जा रहे हैं ईयर दर ईयर, साल दर साल आते हैं। एंड मेंस में देखें तो पेपर 1, 2, 3 तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो इट वो कहीं 230-240 मार्क्स से लेकर कभी कभी लोअर डाउन अगर कर भी रहा है तो 130 के आसपास ही नीचे जा रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर इन इकोनॉमिक्स, यू कैनॉट एस्केप इकोनॉमिक्स। Now you get the last question का आंसर, you cannot skip economics, sorry। और ये क्यों है, इसका भी रीजन है। I will never give a statement जिसका रीजन ना हो, that is not I will do in this class। आपको रीजन समझाऊंगा कि यूपीएससी ऐसा करता क्यों है, ये रैंडम नहीं है, ये यूपीएससी की सिस्टमैटिक प्लान है कि इकोनॉमिक्स डालना क्यों है। आप आईएएस बनना चाह रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स डालना जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। यूपीएससी को बहुत अच्छे से मालूम है कि बच्चा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आप इकोनॉमिस्ट पैदा होके आए। क्वेश्चंस आर एक्चुअली सिंपल कॉजल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल प्री की बात कर रहा हूं, अभी मेंस पे नहीं ज्यादा जाते, अभी प्री के लेवल पे अगर देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटी में उसको टफ बनाना जरूरी है, क्योंकि आप आईएएस बनने वाले हो, प्लस पॉलिटी में क्या है, लिमिटेड सब्जेक्ट है, तो जब लिमिटेड सब्जेक्ट है तो डीप तो जाना बनता है, तो क्या करेगा वो। इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, प्लस डिफिकल्ट भी है, तो उसको सिंपल उसमें जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को लोग रटने लग जाते हैं, और जब आप रटते हो ना तो आपको वहां पे नहीं आ पाएगा ये चीज, और यहीं पे इकोनॉमिक्स टफ बन जाती है। अगर आप समझ गए ना इकोनॉमिक्स को तो ट्रस्ट मी, लास्ट जब एक महीने बचेगा ना जब प्री के, और महीने कुछ ऐसा ही टाइमलाइन बचेगा आपके मेंस के लिए, तो आपके लिए एक बून होगा, एक टाइप का वरदान होगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बहुत ही टेक्निकल चीजों को, बहुत ही फैक्चुअल चीजों को बस रिवाइज करना है, बाकी चीजों को आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आप कभी नहीं भूलोगे कि इन्फ्लेशन का इस पे इफेक्ट क्या होगा, उसका इस पे इफेक्ट क्या होगा, अगर आपने एक बार समझ लिया तो। किसी चीज को समझ लो तो वो याद आ जाता है। जैसे साइकिल का एग्जाम्पल, अगर आपने 10 साल भी साइकिल नहीं चलाई है और आपको मैं आज दे दूंगा साइकिल, थोड़ा सा इधर उधर डगमगाओगे पर साइकिल चल जाएगी। रिवाइज नहीं करना होता साइकिल को, कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स भी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ा डिफिकल्ट है शुरुआत में समझना, आई एग्री, पर समझ गए तो सॉल्व, एंड बहुत बढ़िया स्कोरिंग लाके दे देगा आपको ये। और ये क्यों देगा इसको भी हम आगे समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स। हम कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इतना सब कथा पुराण हो गई, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम हाउ वी ऑल विल अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। मेरा एक सिस्टम है इकोनॉमिक्स का, सिंपल सा, मैं उसको आर्क सिस्टम बोलता हूं। एक सर्कल जो होता है उसका हर एक सेक्शन को आर्क बोला जाता है, आपको सिखाया गया होगा अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो।
सर्कल इज डिवाइडेड इनटू मेनी आर्क्स. मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम, इट इज अ सर्कल. सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू आर्क. और हम हर एक आर्क को समझने की कोशिश करेंगे, और हर चीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे. और ये तो मैंने सिंपल कनेक्शन बनाया, इसका कनेक्शन इससे क्या है, इसका कनेक्शन इससे क्या है, सारे कनेक्शंस को समझ के रखेंगे. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आंसर्स कम इन कनेक्शंस, दे डू नॉट कम इन साइलोस. अलग अलग डब्बों में क्वेश्चंस नहीं आते. आपको कोई नहीं बोलेगा चलो बेटा एक काम करो इन्फ्लेशन समझा दो, एग्जांपल दे दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के. ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछ रहा है. आई डोंट थिंक कि फॉरसीएबल फ्यूचर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस इन सिस्टम्स. सिस्टम पूछेगा वो. यूपीएससी का एक्चुअली क्वेश्चन एक सिस्टम होता है, आपको पूरा सिस्टम समझाना होता है. क्वेश्चंस जाके देखना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई कॉल इट एज अ सिस्टम. ये आपके लिए मैं मिस्ट्री छोड़ता हूँ, खुद जाइए और क्वेश्चंस को देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अ सिस्टम. तो जो अपना फर्स्ट आर्क होगा वो फाउंडेशन होगा, इकोनॉमी पे फाउंडेशन, और नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सारे कॉन्सेप्ट से बना होगा अपना फर्स्ट आर्क. इसका मतलब हाउ इकोनॉमी सर्कुलेट्स, किस तरीके से इकोनॉमी में सर्कुलेशन होता है पैसे का, किस तरीके से वैल्यू का सर्कुलेशन होता है. इस एक चैप्टर में हम क्या कोशिश करेंगे कि हम सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लें. क्योंकि अब देखो, है तो एक सर्कल, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन सबका सबसे होगा. अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो वो कनेक्शन नहीं समझोगे. आप बैंकिंग नहीं समझ सकते जब तक आप इन्फ्लेशन नहीं समझोगे. रेपो रेट क्या समझोगे जब तक इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है. और आंसर राइटिंग तो भूल ही जाओ तब तक. तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमें एक कॉन्सेप्चुअल बेस, फाउंडेशन जो है आर्क 1 बना देगा. इट्स लाइक जीरो, इट्स लाइक द जीरो थिंग दैट वी विल स्टार्ट फर्स्ट. ओके, देन सेकंड, आई ऑलवेज कॉल मनी एज ब्लड. मनी इज द ब्लड ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी में दौड़ता हुआ, रगों में दौड़ता हुआ खून है मनी. और वो समझेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मनी और बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई की पॉलिसीज को समझेंगे कि ये जो इकोनॉमी में दौड़ रहा है एज अ ब्लड, मनी, उसको कैसे कौन कैसे कंट्रोल करता है, क्यों करता है. बिकॉज जिसके पास कंट्रोल है उसके पास पावर है, और वो उस मनी के फ्लो को अलग अलग जगहों पे भेज सकता है. और जिसके पास अलग, जहां जरूरत है वहीं फेंकेगा ना. एंड वो कंट्रोल आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको. तो मनी हम भरेंगे, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे आर्क 2 में. थर्ड, बहुत बढ़िया बात है, फ्लो भी हो रहा है. फिर डॉक्टर साहब आएंगे अपने, गवर्नमेंट, जो जब चाहे जहीं से भी चाहे पैसे को निकाल लेते हैं, पैसे को डाल देते हैं. टैक्सेस से आपके जेब से पैसा निकाल देते हैं, सब्सिडी से पैसा डाल देते हैं. तो गवर्नमेंट आएंगे, और फिर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग आएंगे. बजट आएगा, फिस्कल पॉलिसी आएगी, पब्लिक डेट आएगा. ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे. ये सिलेबस है, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस. वी विल क्लोजली फॉलो यूपीएससी का सिलेबस. एक अक्षर सिलेबस के आसपास दूर नहीं, पर सिलेबस के अप्रोच को हमने चेंज किया. ठीक, मीन्स हाउ द स्टेट इंटरवीन्स थ्रू टैक्सेशन, स्पेंडिंग एंड बोरोइंग. किस तरीके से सरकार बीच में इंटरवीन करती है टैक्सेशन करके, स्पेंडिंग और बोरोइंग करके चीजों. देन बिना एक्सटर्नल सेक्टर के, चाहे याद है एक्सटर्नल सेक्टर, बिना एक्सटर्नल सेक्टर के हम तो नहीं समझ सकते इकोनॉमी को. क्योंकि आपका देश दुनिया से तो अछूता रह नहीं सकता, तो आपकी इकोनॉमी कैसे दुनिया से अछूती रहेगी, नहीं रह सकती. तो दिस इज अनदर फॉर आर्क 4, एक्सटर्नल सेक्टर. इसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड, एक्सचेंज रेट, आपको अभी मालूम है कि हमारे रुपए की वैल्यू जो है बहुत गिर चुकी है, डिप्रिशिएट हुई है. इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, क्यों पड़ता है. आप अछूते तो नहीं हो उससे, नहीं तो न्यूज़पेपर में तो आपके आता नहीं कि रुपये जो है, रुपये गिर रहा है, रुपये गिर रहा है. आपका स्टॉक मार्केट गिर जाता है रुपये के गिरने से कभी कभी. ये सारी चीजों को हम समझेंगे. लड़ाई कहीं और होती है, इफेक्ट आपके देश पे पड़ता है, भाई ऐसा क्यों. उसके मैंने की कवरेज एरिया यहाँ पे डाल दिया. आपको इंडेक्स मिलेगा स्टेप बाय स्टेप हर एक आर्क पे. देन फिफ्थ, फाइनेंशियल सिस्टम. सब कर लिया आपने, पैसा भी कर लिया, गवर्नमेंट भी समझ लिया, एक्सटर्नल सेक्टर भी समझ लिया, बिजनेस भी तो चलाना है, फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है. शेयर बाजार, फिर बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है, फाइनेंशियल सेक्टर है तो रिस्क भी है. और वो रिस्क को हम लोग समझेंगे थ्रू सोशल सिक्योरिटी के थ्रू समझेंगे. उसमें इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन, ये सब भी समझेंगे कि भाई पैसे हैं लेकिन सबको, सबके पास भी तो होने चाहिए, सबके पास एक्सेस होना चाहिए.
लोन का, क्रेडिट का, इन सारी चीजों का। तो हम फाइनेंशियल मार्केट, इन सारे एस्पेक्ट्स उसमें। एंड ये लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्क 6। ये जो लास्ट है, लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे देखोगे ना तो इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स इसी के जो हैं ये आएंगे, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे आपका इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, ये सारे जो है ना, ये सारे आएंगे, एग्रीकल्चर, ये सब आएगा। इसका जो सिक्स्थ है ना, इसका काम है आंसर राइटिंग करवाना आपको। बेसिकली इट इज अ कलिमिनेशन, इस सब का सार आएगा और उसको कैसे आंसर राइटिंग में उपयोग करना है। फिर इसमें करंट अफेयर भी होगा। ये सबसे ज्यादा शायद आपका सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो मैं कहूंगा ये रहेगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी आर्क 6। बट इसका बेसिक मोटिव रहेगा कि आप सबको इंटीग्रेट करके यू कैन डू द आंसर राइटिंग। बस यू विल स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड यू विल एंड विद द आंसर राइटिंग। दिस इज माई सिस्टम टू इनेबल यू, जैसे कि आप वो सारे प्रॉब्लम्स जो आपने पहले झेले थे, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लास्ट में। आउटकम होना चाहिए इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम दिखने में सुंदर है पर इसका आउटकम ही होना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस और दिस सब्जेक्ट। इफ यू हैव, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको आंसर राइटिंग एक नेचुरल स्किल आना चाहिए। दैट इज समथिंग जो आपको मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। मैं कोई आपको कोई घुट्टी नहीं पिला सकता जिससे आपको ये स्किल गेन कर लो, पर आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। ये मेरा मोटिव है इस पूरे सिस्टम का। ठीक, देन ये आंसर हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम कि यूपीएससी में इतना इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स का क्यों है। क्या जरूरत है यूपीएससी को इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था ये सारी चीजों को समझाने की। इस क्वेश्चन का सवाल हमें देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से यूपीएससी इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा है। आप कलेक्टर बनना इमेजिन करते हैं व्हेन यू बिकम एन आईएएस। अगर स्टेट पीसीएस देंगे तो डिप्टी कलेक्टर टॉप एग्जाम है, और कोई भी एग्जाम में देख लो, आपको डे टू डे आपके फाइल में दो ही चीजें होंगी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। आपके पास कोई रिसोर्सेज होंगे, उसका एलोकेशन। आपको आ गया कि भाई साहब आपदा आ गई है, ये फलानी फलानी प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना ही पैसा है, किस में दो, यही प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स का इशू है। आपको समझना पड़ेगा। चीजों के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, प्राइस बहुत हाई बढ़ गए हैं, पर आपको समझना पड़ेगा प्राइस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ गए क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ गया। आपको ये भी समझना पड़ेगा बीच में कोई कुछ गड़बड़ हो रही, कोई कोई जमाखोरी कर रहा है। टमाटर के प्राइस बढ़ गए आपके शहर में, आपको जाके देखना पड़ेगा टमाटर के प्राइस क्यों बढ़ गए। आपको गरीबी सिर्फ गरीबी रेखा से समझ में नहीं आनी चाहिए, आपको गरीबी उससे भी समझ में आनी चाहिए कि गरीबी कई प्रकार की होती है, एक सोशल प्रॉब्लम भी है गरीबी। तो बेसिकली जब आप आईएएस बनते हैं, जब आप सिस्टम के साथ आते हैं, तो इकोनॉमिक्स के साथ आप डे टू डे में डील करेंगे। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एक आईएएस या एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे और आपको इकोनॉमिक्स ना आए। बिल्कुल आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, बट इकोनॉमिक्स आना जरूरी है। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि यूपीएससी इतना एम्फेसिस करता है इकोनॉमिक्स में। यूपीएससी ने एक गेट लगा दिया है बीच में, जो इकोनॉमिक्स नहीं सीखेगा वो अंदर नहीं आएगा। बस अगर वो चाहता तो वो उस गेट को थोड़ा नीचे कर देता कि कुछ मिस भी कर दो आ जाओ, पर वो गेट बहुत ऊंचा है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं आता, अंदर नहीं आ सकते, खत्म कहानी। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, आई डोंट केयर। दिस इज द प्राइमरी रीजन। आप डे टू डे में किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हो। आपको कोई डिजास्टर रिलीफ का इशू है, कोई आपदा आ गई आपके शहर में, आप एक आईएएस इमेजिन करो, एक एडमिनिस्ट्रेटर। हम इस बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आपको डे टू डे में उन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू टीच यू कि क्यों इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे कि आपको मोटिवेशन रहे कि आपको अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स जो है आपको क्यों पढ़ना है, आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी क्यों लेनी चाहिए। ये इसीलिए लेनी चाहिए जिससे कि आप डे टू डे में जब आप एक आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सको। अगर आप उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते तो फिर आपके आईएएस बनने का क्या पॉइंट है। व्हाट इज द रीजन टू बिकम एन सिविल सर्वेंट। डिजास्टर रिलीफ का इशू है, आपदा आ गई, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपके जो नीड्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। सबको चाहिए पैसा पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं आपके पास। आपके पास कुछ करोड़ रुपए होंगे लेकिन चाहिए तो बहुत ज्यादा, हमेशा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इनफ पैसा है और आप सबको बांट दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम क्राइम पब्लिक अनरेस्ट,
इस सारे प्रॉब्लम से लॉ एंड ऑर्डर का इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्या पॉवर्टी से कनेक्टेड नहीं होता, गरीबी से कनेक्टेड नहीं। बजट एलोकेशन, आपके पास बजट है, सिर्फ आपको देश का बजट थोड़ी ना, डिस्ट्रिक्ट का भी बजट देखना होता है। आपको हर साल इतने कुछ पैसे मिलते हैं किसी स्कीम्स के लिए, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि कैसे आप उसको इन्वेस्ट करोगे, किस जगह पे इन्वेस्ट करोगे उस पैसे। इन्फ्लेशन, महंगाई आपको डे टू डे में फेस करनी पड़ेगी एज ए सिविल सर्वेंट, और उससे पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो जाता है इन्फ्लेशन से। लोग गुस्सा हो जाएंगे अगर ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो उनके डे टू डे। दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट यू फेस। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके डीले से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। रोड है बन नहीं रहा, कितने बार देखे होंगे कि ब्रिजेस हैं वो आधे रुक जाते हैं, और कोई बेचारा उसमें निकल जाता है, गूगल मैप देखते हुए नीचे निकल जाता है, क्योंकि गूगल उसको ब्रिज के रूप में दिखा देता है। वो एक इशू नहीं, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड। सो द फर्स्ट, इन सारे प्रॉब्लम्स का जोड़ है, उसमें एक एक तरीके से आप उसको डे टू डे में सॉल्व करोगे। स्कार्सिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन, मतलब कमी रहेगी, आपको किसी किसी चीजों में आपके रिसोर्सेज को, उस कमी को पूरा करना होगा, पर किस कमी को पूरा करें पहले, दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन फॉर एनी आईएएस। आपदा आ गई, कुछ 100 करोड़ रुपए मिल गए, किसको पहले दोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि जो गरीब इलाके हैं उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा, उनको पहले देना पड़ेगा। आप सबको तो नहीं दे सकते। आप ही के शहर में कुछ ऐसी कॉलोनियां होंगी जिनके पास इनफ पैसा होगा, उनके लिए जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होगी ना, उनके लिए बहुत चिल वाला माहौल होगा, वो पकोड़े निकाल के खाएंगे। लेकिन उसी शहर में एक स्लम है जहां पे जब बारिश होती है तो उनका घर बह जाता है, डूब जाता है। तो आप रिसोर्स एलोकेशन को नहीं समझेंगे कि किसको पहले देना है, कहां देना है। दिस इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम। सेकेंड, ट्रेड ऑफ, जब किसी को कुछ दोगे तो कोई दुखी होगा, इसको भी आपको समझना है कि आपको मिनिमम बीच का रास्ता इसमें निकाल के चलना है। सेम मैंने जो बताया था आपको कि आपका इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ वाला प्रॉब्लम, आपके शहर में इंडस्ट्रीज है, वो भी चलना जरूरी है, पर पोल्यूशन भी है, वो भी हो रहा है। आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालोगे, कैसे एलोकेट करोगे, आप किस तरीके से पैसे का एलोकेशन करोगे कि भाई साहब ये पैसे जो है ना, ये पोल्यूशन कंट्रोल में करना पड़ेगा, और ये वाला जो पैसा है ना, इसको जो वो चेकिंग करने जाते हैं ना लोग, उनको देना पड़ेगा, जिससे कि वो जाके क्या बोलते हैं ठीक से चेकिंग कर सके, उनकी सैलरीज देना जरूरी है। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू फेस। इंसेंटिव्स वर्सेस एफिशिएंसी, मतलब एक तरफ आपको सब्सिडी भी देनी है, दूसरी तरफ आपको उनकी एफिशिएंसी बढ़ा के रखनी है। उनको सब्सिडी दे दे के मुफ्त की रेवड़ी ना देते हो, वैसे भी मकर संक्रांति चल रही है, रेवड़ियां तो मिल ही रही, पर मुफ्त की रेवड़ी एक अलग कंसेप्ट होता है, फ्रीबीज बोलते हैं उसको डे टू डे में। तो फ्रीबीज आपको, कुछ सब्सिडी आपको देना होगा, पर आप ये भी नहीं कर सकते कि वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, उससे एफिशिएंसी घट जाती है। पर किसको बोलेंगे मुफ्त की रेवड़ी, आपको इकोनॉमी में समझना पड़ेगा ये चीज कि कौन सी सब्सिडी अच्छी होती है, कौन सी प्रॉब्लमेटिक होती है। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आज की दुख और फ्यूचर में फायदा, कितना दुख आप दे सकते हो आज कि फ्यूचर में फायदा हो। पोल्यूशन हुआ है दिल्ली में, ऑड इवन का रूल निकाला, आज का दुख है फ्यूचर का फायदा है, पर लोग उसको देख पाएंगे वैसा? तो आप पॉलिसी मेकिंग अपने सोच से कर दोगे तो चल जाएगा? नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। आपको समझना पड़ेगा कि बिहेवियर कैसे करते हैं लोग इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था में, ये कैसे काम करती है। लास्ट, कंस्ट्रेंट्स, आपके पास कुछ ना कुछ रोक हमेशा रहता है। आप कितना भी चाहो देश का भला करने का, आपके पास हमेशा बजट की कमी रहेगी। बजट की कमी मतलब फिस्कल की कमी, फिस्कल कमी। आपके पास बजट कितना भी रहे, इंस्टीट्यूशन नहीं साथ देंगे आपका। आप रोड बनवाना चाहते हो, पर वो रोड जो इंस्टीट्यूशन बना रहा है वो ठीक से बना ही नहीं पा रहा है, डिले हो रहा है, मॉनसून आ गया। एग्रीकल्चर में आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी भी पैसे नहीं डाल सकते, कभी भी धान खरीदी नहीं कर सकते। आपको एक डेट होता है जिसमें धान खरीदी करना होता है, इसलिए आपको क्रॉप्स पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में। लास्ट है ग्लोबल कंस्ट्रेंट। चलो आप सब सही हैं आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में, यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, बचा लो जितना देश को बचाना है, नहीं बचेगा जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो। पेट्रोल का यूज हर जगह होता है, पेट्रोल मींस क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हर जगह उसका यूज होता है। जैसे ही कच्चा तेल का प्राइस बढ़ा, प्रॉब्लम्स बढ़ी।
दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सिस्टम, दैट हाउ डज अवर सिस्टम फंक्शंस। इस सिस्टम के बाद हम आज सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे बोलना चाहिए कि फर्स्ट आपको थ्योरी में पढ़ा देता हूं, दैट इज इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। ये क्या होता है? डेफिनेशंस आपके सामने, इकोनॉमिक्स के हिंदी इंग्लिश सामने, पर इसको मैं समझाता हूं। मेरा काम आपको डेफिनेशन पढ़ना तो है ही नहीं। मैंने पहले ही बोला इकोनॉमी एक सिस्टम है, देखो हिंदी कितने अच्छे से उसको समझा देती है। अर्थव्यवस्था, अब अगर मैं सिस्टम बोल रहा था तो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, पर हिंदी में उसका मतलब ही व्यवस्था होती है। अर्थ की व्यवस्था, सिंपल। मनी, अर्थ मतलब वैल्यू या मनी, उसकी व्यवस्था, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो मैं कौन सा गलत बोला जब मैं उसको सिस्टम बोल रहा हूं? तो इट इज अ सिस्टम इन विच इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सचेंज, कंज्यूम गुड्स। आप इसको समझ लें, व्यक्ति, फर्म और सरकार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं, आपका जो संसाधन है उसका उपयोग करने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको समझना इंडिविजुअल वे में, दैट इज इकोनॉमी, दैट इज अर्थव्यवस्था। जो मैंने आपको पूरा सिस्टम दिखाया वो अर्थव्यवस्था है, वो पूरा सिस्टम है। आप डेफिनेशन समझ लीजिए अपने हिसाब से, वो पूरा सिस्टम है, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। उस व्यवस्था के एक एक इंडिविजुअल पार्ट को समझना। जो आर्क सिस्टम जो है आपको, वो एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स को समझा रहा है, वो समझाएगा एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स। उस सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, दैट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। वो एक शास्त्र है जो अर्थव्यवस्था में काम करती है, वो एक आर्ट है। और उस आर्ट में क्या होता है? आपके पास कुछ चॉइसेस होते हैं, आपके चॉइसेस होते हैं, आपके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड नीड्स होंगे, हमेशा कमी छाए रहेगी, और उसके बीच में आपको लेने पड़ेंगे चॉइसेस। यू हैव टू मेक सम चॉइसेस, एंड उन चॉइसेस को आप क्यों, कब, कैसे लोगे, वो आप अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में सीखोगे। और हर एक चॉइस का एक कॉस्ट होता है, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी तो समझते ही हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो और या आप इस क्लास को अभी देख रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए ये कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको स्किप कर रहे हो और उसके बजाय मूवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यू आर पेइंग अ कॉस्ट अपॉन योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के कॉस्ट पे अपना प्रेजेंट को चूज कर रहे हो, प्रेजेंट इंजॉयमेंट को, जिसकी भरपाई आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी। और ये इकोनॉमिक्स आपको एक्चुअली सिखाता भी है, डे टू डे में भी आपको ये सिखाता है कि हर चीज का एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, एंड दैट विल बी इकोनॉमिक्स। दिस, यहाँ से हम इस सिस्टम को समझ के विल स्टार्ट विद द लाइक पूरी तरीके से थ्योरीज उसको स्टार्ट करेंगे। आई लीव यू विद दिस लास्ट स्लाइड कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, इट इज अ प्रोसेस, इट फ्लोज, इट लूप्स, इट सर्कुलेट्स। अगर आप पूरी क्लास को समझ चुके हैं तो ये लाइन समझने में आपको दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।